हेलो दोस्तों, मेरा नाम है नीरज। स्वागत है आपका ITI ट्रिक्स यूट्यूब चैनल पर। दोस्तों, आज की इस वीडियो में हम आपको ITI के कोपा टेट के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। अगर आपका एडमिशन ITI की कोपा टेट में 2024 में हुआ है तो हम आपको इस वीडियो में 250 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे जो कि आपके एग्जाम में आने की संभावना है। दोस्तों, यह क्वेश्चन बार बार एग्जाम में रिपीट हुए हैं और यह जो क्वेश्चन है आपको निम्मी के पैटर्न पर आधारित है। तो इन 250 क्वेश्चन में से बहुत ज़्यादा संभावना है कि आपके एग्जाम में यह क्वेश्चन आएंगे। दोस्तों, अगर आपको इन 250 क्वेश्चन का PDF चाहिए है तो आप हमारे इस व्हाट्सएप नंबर पर मैसेज कर देना। हम आपको सीधे व्हाट्सएप पर इसका PDF सेंड कर देंगे, वहाँ से आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना। और दोस्तों, इस PDF में आपको आंसर भी दिए गए हैं लास्ट पेज पर, तो आप इन PDF में से अपनी प्रैक्टिस भी कर सकते हैं वीडियो देखने के बाद आपको कितने क्वेश्चन सही बनते हैं। तो दोस्तों, अगर आपको यह वीडियो पसंद आती है तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम आपको इसी तरह से कोऑपरेटिव से संबंधित मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन को सॉल्व कराते रहते हैं और हमारे चैनल पर ITI के कंप्यूटर से संबंधित लाइव क्लास भी चलती रहती हैं। और इस वीडियो में आपको टोटल 5 पार्ट मिलेंगे। यह एक ही वीडियो है, इसी एक वीडियो में आपको 50-50 क्वेश्चन के ऐसे 5 पार्ट मिलेंगे, तो टोटल आपको 250 क्वेश्चन सॉल्व कराए जाएंगे। इनके हम आपको ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन लेकर आए हैं। आपको 4 ऑप्शन दिए रहेंगे। हमारा आंसर जाने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट कर देना ताकि आपको भी पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं। दोस्तों, मैंने निम्मी के सारे क्वेश्चन ज्यों के त्यों लिए हैं। कुछ क्वेश्चन शुद्ध हिंदी में हैं और कुछ क्वेश्चन में मिसप्रिंट भी है और कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जिनके आंसर भी गलत हैं। आपको ITI के एग्ज़ाम में भी ऐसे ही ज्यों के त्यों क्वेश्चन आएंगे। अगर उसका आंसर गलत भी है तब भी आपको वही आंसर लगाना है जो बताया गया है। आपके ITI के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन सही माना जाएगा। आपको एग्ज़ाम में 50 क्वेश्चन पूछा जाएगा जो कि सारे इन्हीं वीडियोज़ में से आएंगे। तो चलिए शुरू करते हैं हमारे वीडियो। पहला क्वेश्चन है, वह क्रम कौन सा है जिसमें कंप्यूटर संचालित होता है? ए ऑप्शन में है इनपुट आउटपुट प्रक्रिया, बी ऑप्शन है इनपुट प्रक्रिया आउटपुट, सी ऑप्शन है प्रक्रिया इनपुट आउटपुट और डी ऑप्शन में है आउटपुट प्रक्रिया इनपुट। दोस्तों, इनमें से कौन सा आंसर सही है? आप हमारा आंसर जाने से पहले अपना आंसर ज़रूर कमेंट में लिखते जाना ताकि हमको भी पता चल सके कि आप कितना तैयारी करें हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे क्वेश्चन का आंसर। पहले क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इनपुट प्रक्रिया आउटपुट। मतलब जब हम कंप्यूटर चलाते हैं तो उनमें हम सबसे पहले इनपुट देते हैं और जो भी हम इनपुट देते हैं उसकी प्रक्रिया होती है और उसके बाद हमको आउटपुट प्राप्त होता है। तो पहले क्वेश्चन का बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए देखते हैं दूसरा क्वेश्चन, पहला सामान्य उद्देश्य प्रोग्रामेबल इलेक्ट्रॉनिक कंप्यूटर कौन सा है? तो जो पहला सबसे पहले कंप्यूटर प्रोग्राम किया गया था वह हमारा ENIAC कंप्यूटर था। तो इसका ये हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर किस प्रकार का उपकरण है? विद्युत उपकरण है, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है, इलेक्ट्रोमैग्नेटिक है या इलेक्ट्रोमैकेनिकल है? तो आपको बताना है कि कंप्यूटर कौन से प्रकार का उपकरण है। तो तीसरे क्वेश्चन का हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा, इलेक्ट्रॉनिक उपकरण है। दोस्तों, हमारा जो कंप्यूटर है वह इलेक्ट्रॉनिक उपकरण आता है। इस तरीके से आसान सवाल आपसे हम पहले सॉल्व करा दिए रहे हैं और बाकी जो और टफ क्वेश्चन होते हैं वही भी हम आपको सॉल्व कराएंगे। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है, आपकी ITI के सारे क्वेश्चन की तैयारी यहीं से हो जाएगी। चौथा क्वेश्चन है, कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है? चार्ल्स बेबेज कंप्यूटर के जनक माने जाते हैं। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। पाँचवा क्वेश्चन देखते हैं, विश्लेषणात्मक इंजन का आविष्कार किसने किया था? तो यह हमारे चार्ल्स बेबेज ने ही किया था। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं जो कि मोस्ट इम्पोर्टेंट है, पहली पीढ़ी के कंप्यूटर का मुख्य इलेक्ट्रॉनिक घटक क्या है? तो जो हमारे कंप्यूटर था, पहला पीढ़ी का कंप्यूटर था, उसके लिए हम वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। ये हमारा मुख्य घटक था पहली पीढ़ी के कंप्यूटर में। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, समांतर पोर्ट एक बाइट को कैसे स्थानांतरित करता है? तो जो समांतर पोर्ट होता है वह हमारा एक बार में 8 बिट को स्थानांतरित करता है, ट्रांसफ़र करता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, हमारा आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर लगाते जाना ताकि आपको भी पता चल सके कि आपने कितनी तैयारी कर रखी है और आप 50 में से कितने क्वेश्चन को सही करते हैं वह आप कमेंट में लिख देना। तो हम आपको बता देंगे कि आप किस तरीके से आगे की तैयारी करेंगे। तो चलिए 8वां क्वेश्चन देखते हैं, CPU की आंतरिक ऊर्जा आपूर्ति इकाई कौन सी है? तो ये हमारी SMPS होती है। इसका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। 9वां क्वेश्चन है, मदरबोर्ड में विस्तार स्लॉट का उद्देश्य क्या है? जो मदरबोर्ड में स्लॉट लगे होते हैं उनका क्या काम होता है, क्या उद्देश्य से वो लगाए जाते हैं? तो इसका हमारा उपयोग होता है आंतरिक या बाह्य उपकरण को सम्मिलित करने के लिए। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर में मेमोरी यूनिट का उद्देश्य क्या है?
तो जो मेमोरी यूनिट होती है कंप्यूटर में, उसका उपयोग क्या होता है, डेटा को स्टोर करना। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, SDRDIMM में कितने पिन होते हैं। तो ए ऑप्शन में दिया गया है 138 पिन होते हैं, बी ऑप्शन में है 148, सी ऑप्शन में है 158 और डी ऑप्शन में है 168। तो आपको बताना है कि SDRDIMM में कितने पिन होते हैं। तो उसमें 168 पिन होते हैं, आपको ध्यान रखना है। इसका डी ऑप्शन सही हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, SIMM में सिम में कितने पिन होते हैं। तो इसमें हमारे 30 से 72 पिन होते हैं, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, OS के लिए कौन सा उदाहरण है। OS मतलब क्या होता है, ऑपरेटिंग सिस्टम। इसका आपको एग्जाम्पल बताना है कि कौन सा यहाँ पर एग्जाम्पल दिया गया है। तो ये हमारा विंडोज़ जो होता है भाई ऑपरेटिंग सिस्टम होता है। तो इसका बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है, जो उपयोगकर्ता और कंप्यूटर के बीच एक मध्यवर्ती के रूप में कार्य करता है उसको क्या कहते हैं। तो दोस्तों यह आपके एग्जाम में ज्यों के त्यों ऐसे ही क्वेश्चन लिखा आएगा, तो आपको कंफ्यूज नहीं होना है, क्योंकि ज़्यादातर ITI के जो कंप्यूटर के क्वेश्चन होते हैं वह इंग्लिश में ही होते हैं। तो आपको एग्जाम में शुद्ध हिंदी में ऐसे ही आएगा, आप चाहें तो वहाँ पर इंग्लिश भी कर सकते हैं। तो हम आपको ऐसे ही सॉल्व करा रहे हैं ताकि आपका ज़्यादा टाइम वेस्ट ना हो। तो 14वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ऑपरेटिंग सिस्टम, डी ऑप्शन सही हो जाएगा। OS का कार्य क्या है। 15वां क्वेश्चन पूछा गया है, ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है। तो आपको बताना है ऑपरेटिंग सिस्टम का क्या काम होता है। आप बताइए, ये ऑप्शन सही है या बी है या सी है, कौन सा ऑप्शन सही है, आप कमेंट में लिख देना। हिसाब करना, शब्द संसाधन, चित्र बनाना, या तो फिर प्रक्रिया और स्मृति प्रबंधन। तो 15वें क्वेश्चन का ऑप्शन डी हो जाएगा। ऑपरेटिंग सिस्टम का काम होता है प्रक्रिया करना और स्मृति प्रबंधन, मतलब मेमोरी को प्रबंध करना। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, विंडोज़ में न्यूनतम एप्लीकेशन कहाँ रहता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा, टास्क बार में न्यूनतम एप्लीकेशन रहता है। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, थोड़ी बड़ा क्वेश्चन है, आप इसे ध्यान से पढ़िएगा। वॉइस कमांड के साथ कंप्यूटर को नियंत्रित करने के लिए आपकी कंप्यूटर सेटिंग को समायोजित करने के लिए कंट्रोल पैनल में कौन से टूल का उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, उपयोग की सरलता। 18वां क्वेश्चन है, कौन सा कंट्रोल पैनल प्लेट कंप्यूटर की जानकारी देता है। तो वो हमारा होता है व्यवस्था और सुरक्षा कंट्रोल पैनल, इसका ये ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं, कंट्रोल पैनल में प्लेट फाइलों का विस्तार क्या है। जो कंट्रोल पैनल होता है उसमें एप्लेट फाइलों को कैसे, उसका विस्तार क्या होता है, वह होता है .cpl, बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 19वें क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। 20वां देखते हैं, जो कि सारे बच्चों को याद ही होता है, फाइल फोल्डर को कॉपी और पेस्ट करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा। Ctrl+C से हम कॉपी करते हैं और Ctrl+P से पेस्ट करते हैं। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन है, विंडोज़ डेस्कटॉप को रिफ्रेश करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है। दोस्तों शॉर्टकट की से संबंधित आपको 2-3 क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, जो कि सारे हम आपको कवर करा देंगे। तो 21वें क्वेश्चन का हमारा क्या करेक्ट होगा, ऑप्शन सी हो जाएगा, F5। दोस्तों यही इसका आंसर आपको निम्मी के PDF में ही मिल जाएगा, और जहाँ पर आप मॉक टेस्ट लगाएंगे इसका, तो आपको यही ऑप्शन करेक्ट करना है। तो जो भी हम आपको बता रहे हैं वह सारे आपको करेक्ट आंसर ही बता रहे हैं, जो कि आपके एग्ज़ाम में आपको लगाना है। अगर हम आपको गलत भी बताते हैं तब भी आपको वही ऑप्शन में लगाना जो हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि आपके ITI के एग्ज़ाम में यही क्वेश्चन सही माना जाएगा, चाहे वो गलत भी हो तब भी आपको इसका 1 नंबर मिलेगा अगर आप ये ऑप्शन लगाते हैं। तो 21वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो गया। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, विंडोज़ एक्सप्लोर में फाइलों और निर्देशिकाओं का क्रम क्या है। तो ये हमारा होता है क्रमिक रूप से। तो इसका हमारा 22वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन हो जाएगा, पदानुक्रम। तो 22वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, पिन किए गए एप्लीकेशन को विंडोज़ ऑपरेटिंग सिस्टम में कहाँ रखा जाता है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन सही हो जाएगा, टास्क बार में रखा जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, यदि विंडोज़ स्वचालित रूप से अपडेट नहीं की जाती है तो क्या कदम उठाए जाने चाहिए। तो इसके लिए हमें कौन से कदम उठाने चाहिए, स्टार्ट, सेटिंग, कंट्रोल पैनल, उसके बाद प्रोग्राम जोड़ें, फिर स्वचालित अपडेट सक्षम करें। तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, यदि पेन ड्राइव काटा नहीं गया है तो क्या किया जाना चाहिए।
तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, डिवाइस मंगर, देख लेना इसको क्या लिखा हुआ था, क्योंकि PDF में तो ऐसा ही लिखा था निम्मी के। और इसके बाद क्या करेंगे, इसका बी ऑप्शन करेक्ट है, डिवाइस मंगर लिखा हुआ है। उसके बाद USB रूट हब डिवाइस सक्षम करें पर राइट क्लिक करें, तो इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा लिनक्स में निर्देश का विभाजक है। दोस्तों आपको यह लिनक्स वाला चैप्टर नया नया जोड़ा गया है ITI में, तो इसको आप अच्छे से ध्यान से पढ़िएगा। तो 26वें क्वेश्चन का क्या आंसर हो जाएगा, ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। जो स्लैश वाला निशान होता है ये हमारा लिनक्स में निर्देश का विभाजक है। तो चलिए दोस्तों देखते हैं अगला क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है, टिपिकल DVD का क्षमता क्या है। जो टिपिकल DVD की क्षमता होती है वह होती है 4.7 GB, तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। ऑप्टिकल डिस्क पर डेटा रिकॉर्ड करने के लिए किस प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, बर्निंग प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, कौन सा सॉफ्टवेयर ऑपरेटिंग सिस्टम के साथ कंप्यूटर के प्रमुख हार्डवेयर घटकों को इंटरफेस करता है। तो वह हमारा होता है BIOS, बेसिक इनपुट आउटपुट सिस्टम। इसका फुल फॉर्म भी आप याद कर लेना। 29वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं अगला क्वेश्चन, BIOS क्या है। इसका हमने आपको फुल फॉर्म भी बता दिया है। इसका ये क्या होता है, ये एक हमारा फर्मवेयर होता है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन सही हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, नीरो स्टार्ट स्मार्ट का उद्देश्य क्या है। तो इसका उद्देश्य होता है CD और DVD बर्न, इसका हमारा बी ऑप्शन सही हो जाएगा। 32वां क्वेश्चन देखते हैं, ब्रॉडकास्टिंग के लिए ब्लूटूथ द्वारा किस प्रणाली का उपयोग किया जाता है। तो जब ब्रॉडकास्टिंग करते हैं तो ब्लूटूथ द्वारा कौन सी प्रक्रिया का उपयोग किया जाता है, तो उसके लिए हम करते हैं रेडियो तरंगों का उपयोग करते हैं, तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ब्लूटूथ डिवाइस को पार करने के लिए प्रमाणीकरण के रूप में किसका उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, पासकोड का उपयोग करते हैं, इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, OS के साथ काम करने के लिए उपकरणों को सक्षम करने के लिए किस कार्यक्रम का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, डिवाइस ड्राइवर का उपयोग करते हैं, इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन है, हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना है। दोस्तों यह क्वेश्चन तो बार बार एग्जाम में पूछा जाता है, आप इसे अच्छे से याद कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हार्ड डिस्क में न्यूनतम स्टोरेज कितना होता है, बाय सेक्टर्स में होता है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36वां क्वेश्चन। दोस्तों यहाँ पर 35 दो बार लग गया है, गलती से आप इसे सुधार कर लेना। यह हमारा 36वां क्वेश्चन है, गलती से यहाँ पर 35 लिखा हुआ है, तो इसको आप देख लेना। देखते हैं हमारा 36वां क्वेश्चन, CMOS सेटअप प्रतियोगिता उपयोगिता को खोलने के लिए किस कुंजी का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, डेल की का उपयोग करते हैं, तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हार्ड ड्राइव पर सभी डेटा को हटाने की प्रक्रिया क्या है। तो जब हम सभी डेटा को हटाते हैं हार्ड ड्राइव पर, तो उसको क्या बोलते हैं, फॉर्मेटिंग बोलते हैं, तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, BIOS छाया का उद्देश्य क्या है। तो ये हमारा होता है रोम को रैम में कॉपी करने के लिए BIOS छाया का उद्देश्य किया जाता है, तो इसका आपको फुल फॉर्म भी याद करना है। BIOS का तो हमने आपको बता दिया है, रैम का और रोम का भी फुल फॉर्म आपको याद होना चाहिए। तो रोम का फुल फॉर्म होता है रीड ओनली मेमोरी, और रैम का फुल फॉर्म होता है रैंडम एक्सेस मेमोरी। आपको यह लिख के रख लेना है, तो आपको याद हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी समस्या को ठीक करने या एक नया एप्लीकेशन इंस्टॉल करने या कंप्यूटर में कॉन्फ़िगरेशन बनाने के बाद क्या करना चाहिए। तो उसके लिए हम क्या कर सकते हैं, रीस्टार्ट का ऑप्शन करते हैं, तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, DOS में डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम में पदानुक्रमित फाइल सिस्टम का नाम क्या है। तो इसका हमारा वृक्ष की संरचना, ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आपको एग्जाम में पूछे जाएंगे, तो आपको ऐसे ही आंसर लगाना जैसे हम आपको बता रहे हैं, क्योंकि ये क्वेश्चन आपकी ITI से संबंधित तो हैं, लेकिन आपकी कंप्यूटर की बुक में आपके क्वेश्चन नहीं मिलेंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी निर्देशिका को हटाने के लिए किस DOS कमांड का उपयोग किया जाता है। तो निर्देशिका को हटाने के लिए क्या करते हैं, RD कमांड का उपयोग करते हैं, तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा।
42वां क्वेश्चन देखते हैं, लिनक्स में पेरेंट डायरेक्टरी का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस चरित्र का उपयोग कर सकते हैं। तो इसमें कौन सा कैरेक्टर उपयोग करते हैं, वह हमारा होता है बी ऑप्शन में जो दिया गया है डबल डॉट है, तो इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, लिनक्स में किसी मौजूदा फाइल में आउटपुट को पुनर्निर्देशित करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ए ऑप्शन में जो दिया गया है इसका उपयोग करते हैं। 44वां क्वेश्चन देखते हैं, एमएस डॉस में फाइलों या फोल्डरों के स्थान को निर्दिष्ट करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, पाथ कमांड का उपयोग करते हैं, बी ऑप्शन में करेक्ट हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, रूट डायरेक्टरी के तहत निर्देशिकाओं को कैसे कहा जाता है। तो उसको हम क्या कर सकते हैं, डी ऑप्शन में दिया गया है TREE ट्री, इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा फाइल नाम कमांड से मेल खाएगा। तो यहाँ पर आपको जो दिया गया है कमांड, ये कौन से फाइल नाम से मेल खाएगा ये आपको बताना है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, tempt.txt। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, DOS में CD कमांड का उपयोग क्या है। तो इसका क्या उपयोग होता है, वर्तमान निर्देशिका का पथ बदलने के लिए डॉस में CD कमांड का उपयोग करते हैं। 48वां क्वेश्चन देखते हैं, डॉस में फाइल नाम के रूप में अनुमत अधिकतम वर्ण क्या है। तो वो 8 अक्षर के अधिकतम वर्ण हो सकते हैं, तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन वाइल्ड कार्ड वर्ण है। तो यहाँ पर आपको वाइल्ड कार्ड वर्ण बताना है, ABCD ऑप्शन में कुछ वर्ण दिए गए हैं, तो कौन सा हमारा वाइल्ड कार्ड होता है वह आपको बताना है। स्टार और जो क्वेश्चन मार्क होता है वह हमारा वाइल्ड कार्ड वर्ण है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा लास्ट क्वेश्चन। इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। 50वां क्वेश्चन है, टेस्ट फाइल बनाने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो टेस्ट फाइल बनाने के लिए हम कौन सी कमांड का उपयोग करते हैं, COPY कॉपी कॉन का हम उपयोग करते हैं टेस्ट फाइल को बनाने के लिए। DOS का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, डिस्क ऑपरेटिंग सिस्टम इसका फुल फॉर्म होता है। तो चलिए दोस्तों, इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। इसका PDF हम आपको डिस्क्रिप्शन में दे देंगे, या तो फिर कमेंट में आप लिख देना कि हमको PDF चाहिए है, या तो फिर आप हमारे नंबर पर मैसेज कर देना, हम आपको डायरेक्ट इसका PDF व्हाट्सएप पर सेंड कर देंगे। दोस्तों पार्ट 2 में हम क्वेश्चन नंबर 51 से क्वेश्चन नंबर 100 तक क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं पहला क्वेश्चन, लिनक्स में मूल्यों की एक श्रृंखला का प्रतिनिधित्व करने के लिए किस वर्ण का उपयोग किया जाता है। तो यहाँ पर आपको बताना है कि लिनक्स में जो मूल्यों का निर्धारण करते हैं वो किस वर्ण से होते हैं। यहाँ पर जो करेक्ट दिए गए हैं इनमें से कौन सा ऑप्शन सही होगा, तो आप बताइए। 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसमें से जो भी ऑप्शन आपको करेक्ट लगता है आप कमेंट में लिख देना, ताकि आपको भी पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट करते हैं। और इन 50 में से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट करें वो भी आप लिख देना, ताकि हम आपको अगले पार्ट में और अच्छे क्वेश्चन को सॉल्व कराएंगे। तो हमारे पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी है, जो बड़ा वाला ब्रैकेट होता है, यह हमारा इसका आंसर हो जाएगा। पहले क्वेश्चन का ऑप्शन बी करेक्ट हो जाएगा। चलिए दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा वर्ण लिनक्स में एक कमांड के आउटपुट को दूसरे में रीडायरेक्ट करता है। तो भाई हमारा कौन सा होता है, पाइप, जो बी ऑप्शन में दिया गया है भाई हमारा दूसरे क्वेश्चन का करेक्ट आंसर हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लिनक्स कमांड सभी उप निर्देशकों की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। तो वह हमारा कौन करता है, जो बी ऑप्शन में दिया गया है इज और स्टार और ये स्लैश दिया गया है, तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसमें हम अभी जो पिछली वीडियो में लिनक्स वाले क्वेश्चन रह गए थे थोड़े से, वह सॉल्व करा रहे हैं। अभी 4-5 क्वेश्चन लिनक्स वाले हैं, उसके बाद MS वर्ड वाले क्वेश्चन आएंगे। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी लिनक्स कमांड पेरेंट डायरेक्टरी की सामग्री को सूचीबद्ध करता है। तो वह कौन करता है, ऑप्शन डी में दिया गया है, ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों ऐसे ही जो कितने क्वेश्चन आपको ITI के एग्जाम में मिलेंगे, तो आप इन्हें अच्छे से रट लेना और सारे क्वेश्चन आपको याद कर लेना है। 5वां क्वेश्चन देखते हैं, लिनक्स में WHO कमांड का क्या उपयोग है। तो वह किसका उपयोग, तो वह किस उपयोग के लिए होता है, लॉगिन उपयोगकर्ता के लिए उपयोगी है, तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 6वां क्वेश्चन देखते हैं, फाइल को छिपाने के लिए किस कमांड का उपयोग करते हैं। तो जब हम फाइल को छुपाना होता है तो क्या करते हैं, जो ए ऑप्शन में दिया गया है, 6
छठवें क्वेश्चन का बी ऑप्शन करेक्ट है। जो बी ऑप्शन में दिया गया है, फाइल को छुपाने के लिए क्या करते हैं, एट्रिब प्लस एच फिर फाइल नेम, तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी कमांड का उपयोग केवल अनुमति जारी करने के लिए किया जाता है। तो भाई क्या होता है, जो ए ऑप्शन में दिया गया है उसका उपयोग हम करते हैं अनुमति जारी करने के लिए। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, निर्देशिका सॉफ्टवेयर पर उपयोगकर्ता और समूह के लिए सभी अनुमति को हटाने के लिए लिनक्स कमांड है। तो अनुमति को हटाने के लिए कौन सी कमांड का उपयोग करते हैं, जो ऑप्शन ए में दिया गया है वह हमारा इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा। दोस्तों आप इसका पीडीएफ डाउनलोड कर लेना और वहाँ से आप अपनी प्रैक्टिस करते रहना, तो जब आपका एग्जाम होगा तो आप कोई भी क्वेश्चन गलत नहीं करेंगे अगर आप अच्छे से प्रैक्टिस करते हैं तो। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, सिस्टम समय प्रदर्शित करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो भाई अगर हमें टाइम को प्रदर्शित करना है, समय को, तो उसके लिए हम क्या करेंगे, TIME टाइम कमांड का उपयोग करेंगे। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, डॉस कमांड PROM के परिणाम में क्या है। तो यह आपको बताना है कि इसका परिणाम क्या होगा। तो इसका क्या होगा, करेंट डेट, जो वर्तमान में डेट चल रही है वह डेट यहाँ पर आ जाएगी, तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, डी ड्राइव में सभी काम फाइलों को सूचीबद्ध करने के लिए किस डॉस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम किस कमांड का उपयोग करते हैं, ऑप्शन नंबर सी है इसका करेक्ट आंसर, तो ये इसका आप सी ऑप्शन करेक्ट कर लेंगे। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, किस लिनक्स कमांड का उपयोग पाठ या फाइल इन नेटवर्क को अवरोही क्रम में स्टार्ट करने के लिए किया जाता है। तो वह क्या होता है, ऑप्शन बी में दिए गए शॉर्ट नेटवर्क, तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा लिनक्स कमांड उपयोगकर्ता को X, दूसरे को RW और समूह RWX को फाइल लॉन्चर के लिए समूह में सेट करने की आज्ञा देता है। तो वह हमारा होता है ऑप्शन नंबर ए CHMOD 176 लॉन्चर। ठीक है, इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, सक्रिय दस्तावेज को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस कमांड का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, अगर हमें स्थायी रूप से सेव करना है तो हम सेव कमांड का उपयोग करेंगे, ऑप्शन नंबर ए करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, संपूर्ण शब्द दस्तावेज को उच्च प्रकाश में लाने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है। जब हमें उच्च प्रकाश में लाना होता है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+A का उपयोग करते हैं, तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन है, MS वर्ड में किस उपकरण का उपयोग परिचित और दोहराया विकल्पों को रखने के लिए किया जाता है। तो क्या होता है भाई, क्विक एक्सेल टूल बार, इसका डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों आप 50 क्वेश्चन में से कितने क्वेश्चन करेक्ट करते हैं भाई आप बता देना, कमेंट में लिख देना कि हमने सब 50 में से इतने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं। तो चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, MS वर्ड में किस क्षेत्र का उपयोग पाठ में प्रवेश करने के लिए किया जाता है। तो वह हमारा होता है कार्य स्थान। 18वां क्वेश्चन है, MS वर्ड में कर्सर की वर्तमान स्थिति किस पट्टी में है। तो जो कर्सर की वर्तमान स्थिति वो कहाँ पर होती है, स्टेटस बार में होती है, तो 18वें का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, 19वां क्वेश्चन है, MS वर्ड में नज़दीकी बटन कहाँ दिखाई देती है। तो वह हमारी खिड़की के शीर्ष दाहिने कोने में दिखाई देती है, तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यह सारे क्वेश्चन ही आपके एग्जाम में आएंगे, आप इन सारे क्वेश्चन को अच्छे से याद कर लेना, और जो भी क्वेश्चन आपको डाउट में लगता है या कुछ भी गलत लगता है तो आप उन्हें रट लेना अच्छे तरीके से, आपको बस एग्जाम में करेक्ट करके आना है। और अगर आपका कोई भी डाउट रह जाता है तो आप इसे बुक से भी सॉल्व कर सकते हैं, या तो फिर कोई भी क्वेश्चन आप हमें कमेंट में लिख देना, हम आपको उसे अच्छे से समझा देंगे। तो 20वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा शब्द प्रोसेसर है। तो वह हमारा MS वर्ड होता है शब्द प्रोसेसर, इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा MS वर्ड की टेक्स्ट स्टाइलिंग विशेषता है। तो वह हमारा होता है शब्द कला, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, सक्रिय दस्तावेज के डुप्लीकेट को स्थायी रूप से संग्रहित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, के रूप में रक्षित करें, इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन है, बाहर निकलने वाले शब्द दस्तावेज को देखने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो ए ऑप्शन में दिया गया है नवीन, बी में दिया गया है खुला हुआ, सी ऑप्शन में दिया गया है प्रकाशित करना, और डी ऑप्शन में दिया गया है तैयार। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, खुला हुआ। 24वां क्वेश्चन देखते हैं,
वेब ब्राउज़र के रूप में कौन सा दस्तावेज दृश्य दिया गया है? तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, वेब लेआउट दृश्य। चलिए 25वां क्वेश्चन देखते हैं। होम मेन्यू में कितने समूह हैं? तो हमारे होम मेन्यू में कितने समूह होते हैं? 5 समूह होते हैं, तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं। किस समूह में एमएस वर्ड में विकल्पों के माध्यम से सुपरस्क्रिप्ट, सबस्क्रिप्ट और स्ट्राइक शामिल है? तो भाई हमारा होता है फॉन्ट में, इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 27वां क्वेश्चन देखते हैं। त्वरित पहुंच टूलबार का उद्देश्य क्या है? तो इसका हमारा उद्देश्य क्या होता है? परिचित और दोहराया कार्य करने के लिए त्वरित पहुंच टूलबार का उपयोग किया जाता है, तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं। GUTTER गटर मार्जिन का उद्देश्य क्या है? तो इसका हमारा क्या उद्देश्य होता है? मुद्रण करते समय पृष्ठ के बाइंडिंग पक्ष में जोड़ा गया मार्जिन, तो इसका हमारा 28वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन है। यहाँ पर एक निशान दिया गया है, .x का दिया गया है जो, तो इस बटन के उद्देश्य में क्या है? तो मतलब जो x का निशान होता है तो इसका क्या उद्देश्य होता है भाई आपको बताना है। बटन बंद करें, तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखते हैं। जूम विकल्प का उद्देश्य क्या होता है? तो जूम विकल्प का क्या उद्देश्य होता है? दस्तावेज या पाठ के आकार को बढ़ाने के लिए या कम करने के लिए हम जूम विकल्प का उपयोग करते हैं। चलिए 31वां क्वेश्चन देखते हैं। टैब सेटिंग के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो टैब सेटिंग के लिए क्या करते हैं हम? क्षैतिज रूलर विकल्प का उपयोग करते हैं। 32वां क्वेश्चन है। ऊर्ध्वाधर स्क्रॉल बार के उद्देश्य में क्या है? तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, दस्तावेज को ऊपर और नीचे ले जाने के लिए। 33वां क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में पूर्ववत कार्रवाई के उद्देश्य में क्या है? तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, पिछली कार्रवाई को पुनर्स्थापित करें। दोस्तों यह सारे क्वेश्चन आप लिखते जाना, या तो फिर आप इसका PDF डाउनलोड कर लेना, तो आप इसकी प्रैक्टिस करते रहना। अगला क्वेश्चन देखते हैं। रूलर को सक्रिय और निष्क्रिय करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो भाई हमारा कौन सा विकल्प होता है? व्यू और रूलर, इसका बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखते हैं। कवर पेज का उद्देश्य क्या है? तो कवर पेज का क्या उद्देश्य होता है? शीर्षक, लेखक, दिनांक और अन्य जानकारी भरने के लिए अनुमति देता है। 36वां क्वेश्चन देखते हैं। एमएस वर्ड में कौन सा मेनू प्रतीक विकल्प है? तो वह हमारा होता है डी, इंसर्ट विकल्प। 37वां क्वेश्चन देखते हैं। पेस्ट से पहले कौन सा ऑपरेशन किया जाना है? जब हमें पेस्ट करना होता है तो उससे पहले क्या करते हैं? कट करते हैं या कॉपी करते हैं, उसके बाद हम पेस्ट कर सकते हैं, तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों यहाँ पर कुछ क्वेश्चन तो आपको बहुत ही आसान दिख रहे होंगे, लेकिन कुछ क्वेश्चन ऐसे हैं जो थोड़ी कठिन से लग रहे होंगे, तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। जितने भी क्वेश्चन हम आपको यहाँ पर सॉल्व कराएंगे, तो आपके एग्जाम में 50 क्वेश्चन आने हैं, तो उन 50 में से सारे क्वेश्चन इन्हीं वीडियो में से आ जाएंगे। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। किसी विकल्प में किसी विशिष्ट वर्ण, प्रतीकों या सूत्रों का पता लगाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? पता लगाने के लिए फाइंड विकल्प का उपयोग करते हैं, जिसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। समाचार पत्र का प्रकार बनाने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो समाचार पत्र का प्रकार बताने के लिए किसका उपयोग करते हैं? कॉलम का उपयोग करते हैं, तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं। डेटा की सूची के लिए बुलेट डालने के लिए अनुक्रम के संचालन की आवश्यकता होगी, तो हमारे 40वां क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पैराग्राफ ग्रुप, उसके बाद बुलेट बटन, फिर उसके बाद टाइप ऑफ बुलेट, तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन देखते हैं। डेटा की सूची से नंबरिंग हटाने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता है? तो नंबरिंग हटाने के लिए हम क्या करेंगे? नंबर बटन, उसके बाद सेलेक्ट वन, फिर उसके बाद फ्रॉम नंबर टाइप, तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है। रूलर से टैब स्टॉप मार्कर को हटाने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता है? तो उसके लिए हम क्या करेंगे? 42वें का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। रूलर के टैब स्टॉप निर्माताओं को खींचें। अगला क्वेश्चन देखते हैं। 43वां क्वेश्चन है। एमएस वर्ड में संरेखण के लिए शब्द के बीच की जगह को समायोजित करने के लिए किस सुविधा का उपयोग किया जाता है? तो हम क्या करते हैं उसके लिए? ये जो सी ऑप्शन में दिया गया है, जुस्तिफिक्या
यही उसमें लिखा था, निम्मी वाली PDF में भी यही लिखा था, तो आप इससे देख लेना क्या इसका करेक्ट आंसर होगा। तो इसका हमारे 43वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। MS वर्ड में यासारस डायलॉग बॉक्स को आमंत्रित करने के लिए किस शॉर्टकट कुंजी का उपयोग किया जाता है? तो 44वें क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट है, शिफ्ट प्लस F7 कुंजी का उपयोग करेंगे। अगला क्वेश्चन देखते हैं। सक्रिय दस्तावेज का फाइल नाम कहाँ प्रदर्शित होता है? तो सक्रिय जो दस्तावेज होता है उसका फाइल नाम कहाँ पर होता है? शीर्षक पट्टी में दर्शाता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 46वां क्वेश्चन देखते हैं। टाइप करते समय होने वाली त्रुटि को हम कैसे ठीक कर सकते हैं? जब हम टाइप करते हैं अगर कोई भी गलती होती है उसको कैसे ठीक करेंगे? ऑप्शन डी, ऑटो करेक्ट, ऑटो सही वाले इससे हम ठीक कर सकते हैं। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है। शब्द दस्तावेज में पृष्ठ विराम को बाध्य करने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम की आवश्यकता है? तो 47वें का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, उपयुक्त जगह पर कर्सर रखकर और कंट्रोल प्लस एंटर दबाने पर। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दस्तावेज में हेडर और फूटर डालने का उद्देश्य क्या है? तो हेडर फूटर डालने का क्या उद्देश्य होता है? पेज हेडर और फूटर को दस्तावेज पर प्रदर्शित करने की अनुमति देने के लिए। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है। वर्ड रैप का उद्देश्य क्या है? तो वर्ड रैप का क्या उद्देश्य होता है? ऑप्शन डी में दिया गया है, पाठ को स्वचालित रूप से अगली पंक्ति में ले जाना। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा 50वां क्वेश्चन, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन है। MS वर्ड में थिसॉरस टूल का उद्देश्य क्या है? तो MS वर्ड में जो थिसॉरस टूल का उपयोग होता है वह होता है पर्यायवाची और विलोम शब्द। तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं और पहले पार्ट में हमने आपको और 50 क्वेश्चन कराए थे, तो टोटल हमारे 100 क्वेश्चन कंप्लीट हो गए हैं। अब हम इसके बाद और आगे क्वेश्चन को सॉल्व करेंगे। आप इस PDF को डाउनलोड कर लेना, यहाँ पर आपको आंसर की भी दी गई है। आप इससे अपनी प्रैक्टिस करते रहना। अगर आपको वीडियो पसंद आई हो तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। पहला क्वेश्चन है। MS एक्सेल में सेल का नाम कैसे दिया जाता है? ए ऑप्शन में है वर्णक्रम, बी ऑप्शन है संख्या अनुसार, सी ऑप्शन है अल्फा न्यूमेरिक और डी ऑप्शन है विशेष वर्ण। दोस्तों आपको बताना है कि MS एक्सेल में सेल का नाम कैसे दिया जाता है। दोस्तों हमारा आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट में लिख देना, ताकि हमको भी पता चल सके कि आपने कितनी तैयारी की है और इन 50 क्वेश्चन में से आप कितने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं वही भी आप कमेंट में लिख देना कि सर हमने 50 में से इतने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं। तो देखते हैं हमारे इस क्वेश्चन का आंसर क्या होगा। जब भी MS एक्सेल में हम सेल का नाम देते हैं तो वह कैसा होता है? अल्फा न्यूमेरिक होता है, मतलब कि कॉलम होते हैं वह संख्या अनुसार होते हैं और जो सेल्स होती हैं और जो रो होती हैं वह वर्ण क्रम के अनुसार होती हैं। तो हमारा जो सेल का नाम कैसे दिया जाता है? अल्फा न्यूमेरिक। तो इसका हमारे पहले क्वेश्चन का सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दूसरा क्वेश्चन है। MS एक्सेल 2010 में पंक्तियों की अधिकतम संख्या क्या है? तो आप सभी जानते होंगे कि पंक्तियों की अधिकतम संख्या कितनी होती है? 1,48,576। तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इसी तरीके से आपको यहाँ पंक्तियों की संख्या पूछा है। अगले क्वेश्चन में आपको बताना है कि कॉलम की संख्या कितनी होती है। तो यह हमारा तीसरा क्वेश्चन है। MS एक्सेल 2010 में कॉलम की अधिकतम सीमा क्या है? तो वह हमारी कितनी होती है? 16,384। तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल स्क्रीन में कौन सी बार विंडोज़ के ऊपर स्थित होती है? तो हमारा जो शीर्षक बार होता है वह विंडोज़ के ऊपर होता है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में पंक्तियों को कैसे गिना जाता है? तो पंक्तियों को हम कैसे गिनते हैं? संख्या अनुसार गिनते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में कॉलम कैसे रखे जाते हैं? तो कॉलम को कैसे रखा जाता है? वर्ण क्रम के अनुसार रखा जाता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों हमने आपको पहले क्वेश्चन में ही सॉल्व करा दिया था कि कैसे आप कॉलम को नाम दिया जाता है और कैसे पंक्तियों को नाम दिया जाता है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। सातवां क्वेश्चन है। पिवट टेबल चार्ट हाइपरलिंक्स को स्प्रेडशीट में शामिल करने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम इंसर्ट टैब का उपयोग करते हैं। पिवट टेबल को या चार्ट को या हाइपरलिंक को जब हम किसी स्प्रेडशीट में डालते हैं तो उसके लिए हम क्या करते हैं? इंसर्ट टैब होता है उसका उपयोग करते हैं। तो हमारे सातवें क्वेश्चन का ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में किस टैब का उपयोग
किसी कार्यपत्रक की डेटा सूची में रखे गए डेटा को आयात, क्वेरी, आउटलाइन करने और घटाने के लिए किया जाता है। तो भाई हमारा डाटा होता है टैब, उसका उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से जो शुद्ध हिंदी में क्वेश्चन आपसे हम सॉल्व करा रहे हैं, इसी तरीके के आपको जैम के टाइम क्वेश्चन आपको एग्जाम में देखने को मिल जाएंगे। तो आपको ज़्यादा चिंता करने की आवश्यकता नहीं है। आप ये सारी वीडियो देख लेते हैं तो आपके सारे क्वेश्चन इसी में से आ जाएंगे एग्जाम में। चलिए 9वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में कौन सी टैब का उपयोग स्प्रेडशीट की रक्षा, सुरक्षा और अंकन के लिए किया जाता है? तो भाई हमारा होता है कौन सा? रिव्यू। इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं। MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? तो भाई अनुप्रयोग प्रक्रिया सामग्री। इसका ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। MS ऑफिस किस प्रकार का सॉफ्टवेयर है? अनुप्रयोग, प्रक्रिया और सामग्री। 11वां क्वेश्चन है। MS ऑफिस में कौन सा उपकरण डेटा व्यवस्थित करने और सूची बनाने के लिए अच्छा है? तो भाई हमारा कौन सा होता है? सूची बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं? एक्सेल का उपयोग करते हैं, MS एक्सेल। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल 2010 की फाइल एक्सटेंशन क्या है? दोस्तों जब हम कोई भी स्प्रेडशीट बनाते हैं एक्सेल में तो उसको सेव करते हैं, तो भाई कैसे सेव करते हैं? .xlsx। तो इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में ज्ञात वर्कशीट में एकल तत्व कैसे होता है? तो भाई हमारा सेल होता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन है। एक्सेल में A3, B13, B20 और C7 संदर्भ से आपका क्या अभिप्राय है? तो ये हमारा क्या होता है? रेज होती हैं। तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन है। एक्सेल में मैक्रो की बनाने के लिए किस प्रकार की को कंट्रोल की के साथ संयोजित करना चाहिए? तो मैक्रो की बनाने के लिए किस की का उपयोग करते हैं? तो भाई हमारा कौन सा हो जाएगा? 15वें ऑप्शन का बी ऑप्शन करेक्ट है, वर्णानुक्रम। 16वां क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में सीट सूचना और प्रविष्ट बिंदु स्थान प्रदर्शित करने के लिए किस बार का उपयोग किया जाता है? तो भाई हमारा होता है स्टेटस बार। इसका हमारा सी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में डायलॉग बॉक्स के रूप में सेव करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है? तो भाई हमारा होता है क्या? 17वें ऑप्शन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, F12 का उपयोग करते हैं। 18वां क्वेश्चन देखते हैं। वर्कशीट क्षेत्र के प्रदर्शन और इसमें मौजूद डेटा को बदलने के लिए किस टैब का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? व्यू टैब का उपयोग करते हैं। इसका हमारा डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन देखते हैं। एक्सेल में कौन सा दृश्य पृष्ठों को उसी तरह प्रदर्शित करता है जैसे भी छपने पर दिखाई देते हैं? तो भाई हमारा होता है क्या? पेज लेआउट व्यू। इससे हम देख सकते हैं कि भाई छपने पर कैसा दिखाई देगा। तो 19वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल 2010 में जो बराबर का निशान दिए गए है इस चिन्ह के साथ शुरू होगा? तो भाई क्या होगा? हमारा सूत्र जो होता है, फार्मूला होता है, तो भाई हमारा किस साइन के साथ शुरू होता है? इक्वल टू का जो साइन होता है उससे हमारा सूत्र स्टार्ट होता है। तो 20वें ऑप्शन का डी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं। स्प्रेडशीट बनाने, प्रारूपण और संपादन के लिए किस टैब का उपयोग करते हैं? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? होम टैब का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं। किस फंक्शन का उपयोग उन सेल की संख्या को गिनने के लिए किया जाता है जिनमें एक सीमा में संख्याएं होती हैं? तो 22वें ऑप्शन का एक ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा, काउंट का उपयोग करते हैं। तो हमारे 22वें का ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं। किसी श्रेणी में मान जोड़ने के लिए किस फंक्शन का उपयोग करते हैं? तो मान जोड़ने के लिए हम क्या करते हैं? अगर हमको ऐड करना है तो ऐड के लिए कौन सा फंक्शन उपयोग किया जाता है? सम फंक्शन का उपयोग करते हैं, SUM। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं। MS एक्सेल में सूत्रों का उपयोग किस प्रतीक के लिए किया जाता है? तो हमने पहले ही आपको एक और क्वेश्चन में सॉल्व कराया है। जो इक्वल टू का साइन होता है, बराबर का साइन होता है, इसका उपयोग किया जाता है सूत्रों के लिए। तो इसका हमारा ये आंसर सही हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं। जब एक्सेल में कोई फार्मूला डाला जाता है तो परिणाम कहाँ दिखाई देता है?
तो जब फार्मूला डालते हैं तो वह कहाँ दिखाता है, वर्तमान सेल में दिखाई देता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में कौन सा फंक्शन एक सीमा में सबसे बड़ा मूल्य खोजने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वह हमारा कौन सा होता है, MAX मैक्सिमम का उपयोग करते हैं। 27वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल में निम्नलिखित में से कौन सा टेस्ट फंक्शन है। तो टेस्ट फंक्शन कौन सा होता है, MID मिड फंक्शन होता है, वह हमारा टेस्ट फंक्शन होता है। तो इसका हमारा ए आंसर हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा एक्सेल में दिनांक और समय का कार्य करता है। तो दिनांक और समय का कौन सा कार्य है, वह होता है हमारा नाउ फंक्शन होता है, जो उससे हम दिनांक मतलब कि जो डेट होती है और टाइम होता है वह वर्क कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन देखते हैं, किसी श्रेणी में मध्य संख्या ज्ञात करने के लिए किस फंक्शन का उपयोग किया जाता है। तो मध्य संख्या मतलब बीच की संख्या प्राप्त करने के लिए किसका उपयोग करेंगे, मीडियन का उपयोग करेंगे। तो 29वां का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 30वां क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल से उद्देश्य टैब की क्या है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, सेल पॉइंटर को अगले कॉलम पर ले जाता है। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो गया। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। दोस्तों इस वीडियो में आपको MS एक्सेल से संबंधित क्वेश्चन ही देखने को मिल रहे होंगे, क्योंकि जो निम्मी वाला PDF है, तो निम्मी के पैटर्न पर जो हमारा 7वां मॉड्यूल है उसमें हमारे सारे MS एक्सेल के ही क्वेश्चन हैं। इस तरीके से हम आपको सारे क्वेश्चन को सॉल्व करा देंगे, अब बस वीडियो पर बने रहिएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, MS एक्सेल में इंटर की का उद्देश्य क्या है। तो इंटर की का क्या काम होता है, सेल पॉइंटर को अगली पंक्ति में ले जाने के लिए हम इंटर की का उपयोग करते हैं। 32वां क्वेश्चन है, MS एक्सेल में गोटो डायलॉग बॉक्स खोलने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम F5 की का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, MS एक्सेल में कौन सा विकल्प कुछ शर्तों को पूरा करने वाली पंक्तियों को प्रदर्शित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो वह हमारा होता है फिल्टर। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल में किस विकल्प का उपयोग किसी विशेष कॉलम की सामग्री पर पंक्तियों के आधार को पुनर्व्यवस्थित करने के लिए किया जाता है। तो वह हमारा सॉर्ट होता है, जो हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारे 34वें क्वेश्चन का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 35वां क्वेश्चन है, एक्सेल में वर्कशीट के एक एरिया से दूसरे फार्मूले को कॉपी करते समय पंक्तियों को निरंतर और कॉलम में परिवर्तन और इसके विपरीत रखने के लिए किस प्रकार के एड्रेसिंग का उपयोग किया जाता है। तो वह हमारा मिक्स्ड एड्रेसिंग होता है, जो पहले ऑप्शन में दिया गया है MIXED मिक्स्ड। तो इसका हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा आर्ग्यूमेंट नहीं है फंक्शन है। मतलब आपको बताना है कि इनमें से कौन सा फंक्शन है। तो वह हमारा ये होता है नाउ फंक्शन होता है। तो इसका हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। बाकी जो दिए गए हैं वो आर्ग्यूमेंट है। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं, वर्तमान सीट की शुरुआत में सम्मिलन बिंदु को स्थानांतरित करने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, Ctrl+Home की का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है। 38वां क्वेश्चन है, एक्सेल वर्कशीट में छिपे सूत्र बार को सम्मिलित करने के लिए ऑपरेशन के किस क्रम का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करेंगे, व्यू, शो या हाइड और उसके बाद फार्मूला बार, इस तरीके से हम कर सकते हैं। तो इसका हमारा ये ऑप्शन करेक्ट हो जाएगा। 39 नंबर में क्वेश्चन है, जब आप एक्सेल में एंटर की बटन दबाते हैं तो कर्सर की दिशा बदलने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया है एक्सेल ऑप्शन, उसके बाद करेंगे कि एडवांस चूज डायरेक्शन बाय क्लिकिंग डाउन एरो नेक्स्ट टू चेक बॉक्स। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। इस क्वेश्चन को आप थोड़ी अच्छे से देख लेना और जो भी इसका आपको लगे आप इसको नोट कर लेना, तो आपको यह याद हो जाएगा। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी एकल कक्ष में एकाधिक पंक्ति बनाने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है। तो एक से ज़्यादा पंक्ति बनाने के लिए क्या करते हैं, Alt+Enter का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में टेक्स्ट आइटम, चार्ट, साउंड, वीडियो इत्यादि कौन से आइटम है। तो वह हमारा कौन सा होता है, स्लाइड आइटम होते हैं। तो इसका हमारा ये आंसर राइट हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, स्लाइड
का लघु प्रतिनिधित्व कौन सा है? तो स्लाइड का लघु प्रतिनिधित्व कौन सा होता है? वह हमारा होता है बी ऑप्शन, हैंग आउट। अगला क्वेश्चन है, प्रस्तुति में त्वरित एनिमेशन जोड़ने के लिए किस बटन का उपयोग किया जाता है और इंटरैक्टिव प्रस्तुति में मदद करता है? तो वह हमारा होता है कौन सा? क्रिया बटन। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। 44वां क्वेश्चन है, पावर पॉइंट किस प्रकार का सॉफ्टवेयर प्रोग्राम है? तो पावर पॉइंट कौन सा होता है? प्रस्तुति ग्राफिक्स होता है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, कौन सा उपकरण उपयोगकर्ता को स्लाइड के लिए अलग लेआउट का चयन करने की अनुमति देता है? तो वह हमारा होता है कौन सा? स्लाइड लेआउट। इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को रोकने के लिए किस की का उपयोग किया जाता है? तो अगर हमें पावर पॉइंट में प्रेजेंटेशन को रोकना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं? ESC कमांड का उपयोग करते हैं, जो ESC की होती है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट में नई प्रस्तुति बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? Ctrl+N का उपयोग करते हैं नई स्प्रेडशीट बनाने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन है, पावर पॉइंट 2010 में बैक स्टेज व्यू में कितने पैन हैं? तो वह हमारे कितने होते हैं? उसमें 3 पैन होते हैं। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड में पाठ पर विभिन्न प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, एनिमेशन का उपयोग करते हैं। 50वां क्वेश्चन देखते हैं, जो कि हमारा लास्ट क्वेश्चन होगा। पावर पॉइंट में विभिन्न दृश्य प्रभावों को लागू करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? तो उसके लिए हम क्या करते हैं? डेजनेक का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है। तो हमारे 50वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों, इस तरीके से हमारा एक तीसरा पार्ट भी कंप्लीट होता है। आगे आप इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया गया लिंक है, वहाँ से आप इसका PDF डाउनलोड कर लेना। PDF में ही आपको आंसर की मिल जाएगी, तो आप अपना प्रैक्टिस इससे कर सकते हैं। और अगर वीडियो आपको पसंद आई हो तो चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। इसी तरीके की और भी आपको वीडियो मिलती रहेंगी। पहला क्वेश्चन है, प्री डिफाइंड चार्ट स्टाइल का चयन करने के लिए किस मेनू का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है एनिमेशन, बी ऑप्शन है डिज़ाइन, सी ऑप्शन है स्लाइड शो और डी ऑप्शन है ट्रांजिशन। दोस्तों, हमारा आंसर जानने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट में लिख देना, ताकि हमको भी पता चल सके कि आपकी कितनी तैयारी है। और आप 50 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट करते हैं, भाई भी आप लिख देना कि सर हमने 50 में से इतने क्वेश्चन करेक्ट करे हैं। तो चलिए देखते हैं हमारे पहले क्वेश्चन का आंसर। ऑप्शन बी डिज़ाइन होता है। प्री डिफाइंड चार्ट स्टाइल के चयन करने के लिए किसका उपयोग करते हैं? डिज़ाइन मेन्यू का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा टेम्पलेट प्रेजेंटेशन सभी स्लाइड में कॉमन डिज़ाइन एलिमेंट को निर्दिष्ट करता है? तो वह हमारा कौन सा होता है? मास्टर टेम्पलेट होता है। जिसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट में कौन सा डायलॉग बॉक्स समय की अवधि में स्वचालित रूप से स्लाइड बदलने की अनुमति देता है? तो वह हमारा होता है स्लाइड ट्रांजिशन। तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट में थीसॉरस डायलॉग बॉक्स को इनवाइस करने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग करते हैं? दोस्तों, शॉर्टकट की से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते हैं, वह सारे हम आपको सारी वीडियो में कवर करा देंगे। तो आप चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। तो चलिए देखते हैं चौथे क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, Shift+F7। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट में स्वचालित रूप से प्रेजेंटेशन बनाने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है? तो इसके लिए हम क्या करते हैं? ऑटो कनेक्ट विजार्ड का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। छठवां क्वेश्चन है, कौन सा विकल्प डायलॉग बॉक्स के माध्यम से निर्मित डिज़ाइन प्रदान करता है? तो वह हमारा होता है टेम्पलेट। इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन को चलाने के लिए किस फंक्शन की का उपयोग किया जाता है? ए ऑप्शन है F3, बी ऑप्शन है F5, सी ऑप्शन है F7 और डी ऑप्शन में है F9। तो आपको बताना है इनमें से कौन सा ऑप्शन राइट होगा। तो इसका हमारे सातवें क्वेश्चन का ऑप्शन बी F5 राइट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट में एक नई स्लाइड बनाने के लिए किस शॉर्टकट की का उपयोग किया जाता है? तो नई स्लाइड के लिए हम क्या करते हैं? Ctrl+M का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, विच होल्डर होल्ड टेक्स्ट टाइटल एंड पिक्चर इन पावर पॉइंट। मतलब पावर पॉइंट में टेक्स्ट को और टाइटल को कौन होल्ड करता है?
तो वह हमारा होता है ऑप्शन सी प्लेस होल्डर। 10वां क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सी शक्ति बिंदु मतलब पावर पॉइंट 2010 में प्रस्तुति फाइल का विस्तार है। तो जो हम प्रेजेंटेशन फाइल बनाते हैं वह कैसे सेव करते हैं, तो उसके लिए हम करते हैं .pptx, तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड के संबंधित संकेत सम्मिलित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, नोट मास्टर का उपयोग करते हैं, इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन है, वर्तमान स्लाइड से पहली स्लाइड तक सभी स्लाइड का चयन करने के लिए की के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस होम का उपयोग करते हैं, तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट में छिपी स्लाइड को कौन सा दृश्य छुपाता है। तो वह कौन सा दृश्य जो इसको छुपाता है वह हमारा होता है रीडिंग व्यू, इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, केवल चयनित स्लाइड को प्रस्तुति के लिए प्रदर्शित करने के लिए किस विकल्प का उपयोग किया जाता है। तो वह हमारा होता है कस्टम स्लाइड शो, इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 15वां क्वेश्चन देखते हैं, पावर पॉइंट प्रेजेंटेशन में निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रभाव विकल्प है। तो वह हमारा होता है डायमंड, इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 16वां क्वेश्चन देखते हैं, स्लाइड शो के दौरान लेज़र पॉइंटर दिखाने के लिए की के किस संयोजन का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन सी में दिया गया है कंट्रोल प्लस लेफ्ट माउस बटन, तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 17वां क्वेश्चन देखते हैं, टेस्ट फील्ड में अनुमत अधिकतम वर्णों की क्या पहुंच है, मतलब अधिकतम कितने वर्ण इसमें हो सकते हैं। तो वह हमारे हो सकते हैं 255, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन है, एक्सेल में OLE का विस्तार क्या है। यहाँ पर आपको OLE का फुल फॉर्म पूछा गया है, तो वह हमारा क्या होता है ऑब्जेक्ट लिंकिंग एंड एम्बेडिंग, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, एक्सेल में फील्ड नाम की अधिकतम लंबाई क्या है। तो फील्ड नाम की अधिकतम कितनी हो सकती है, कितने अक्षर हो सकते हैं उसमें, तो हमारे 64 वर्ण हो सकते हैं, तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 20वां क्वेश्चन है, डेटा को संक्षेप करने के लिए विभिन्न ग्राफिकल लेआउट में टेबल डेटा की व्यवस्था करने के लिए किस दृश्य का उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम पिवट चार्ट PU का उपयोग करते हैं, जो कि हमारे डी ऑप्शन में दिया गया है, तो इसका हमारा 20वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा दृश्य एक्सेल में तालिका की संरचना को संशोधित करने की अनुमति देता है। तो वह कौन है जो अनुमति देता है, वह हमारा होता है डिजाइन व्यू, तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 22वां क्वेश्चन देखते हैं, संबंधित डेटा के बारे में जानकारी कौन सी वस्तु संग्रहित करती है। तो वह हमारी होती है तालिका, कि इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 23वां क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेल तालिका में सक्रिय सेल को दाईं ओर ले जाने के लिए किस प्रमुख स्ट्रोक का उपयोग किया जाता है। तो वह हमारा होता है टैप, इसका उपयोग हम कर सकते हैं, तो इसके 23वें का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 24वां क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेस टेबल में कौन सा स्ट्रोक सक्रिय सेल को बाईं ओर ले जाता है। तो बाईं ओर ले जाने के लिए हम क्या करते हैं, शिफ्ट प्लस टैप का उपयोग करके उसको बाईं ओर ले जा सकते हैं। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेस टेबल में सक्रिय सेल की सामग्री को किस की का संयोजन करता है। तो वह हमारा होता है शिफ्ट प्लस F2, इसका सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 26वां क्वेश्चन देखते हैं, की का कौन सा संयोजन उपयोगकर्ता को एक्सेस टेबल में पहले रिकॉर्ड में पहले क्षेत्र में जाने की अनुमति देता है। तो वह हमारा होता है कंट्रोल प्लस होम, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों, अगर आपको इसका PDF चाहिए है तो आप अपना नंबर कमेंट में लिख देना, हम आपको व्हाट्सएप पर इसका PDF सेंड कर देंगे, या तो फिर आप हमारे नंबर पर मैसेज कर देना कि सर हमको इसका PDF चाहिए है, तो हम आपको सारे जितने भी अभी तक पार्ट कंप्लीट हुए हैं सारे का PDF आपको डाउनलोड करके व्हाट्सएप पर भेज देंगे। तो देखते हैं अगला क्वेश्चन। 27वां क्वेश्चन है, एक्सेस टेबल में कौन सी कमांड डेटा को जल्दी से एक्सेस करती है। तो वह हमारी होती है फाइंड कमांड। अगर हमको जल्दी से एक्सेस करना है तो हम फाइंड कमांड का उपयोग कर सकते हैं। 28वां क्वेश्चन है, एक्सेस टेबल में अमान्य डेटा को किस तकनीक से बचाया जाता है। तो वह हम कैसे बचाते हैं, वैलिडेशन रूल के माध्यम से उसको बचा सकते हैं। 29वां क्वेश्चन है, एक्सेस में फील्ड के लिए कौन सा सत्यापन नियम केवल Z अक्षर स्वीकार करता है। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा,
हिज नॉल और नॉट लाइक ए टू जेड। तो ये हमारा ए ऑप्शन में जो लिखा गया है इसका ये ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन देखते हैं, 0 एक्सिस में फील्ड के लिए कौन सा सत्यापन नियम केवल 0 से 9 की अनुमति देता है? तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए अगला क्वेश्चन देखते हैं। 31वां क्वेश्चन है, किस सत्यापन नियम में फील्ड के लिए केवल सकारात्मक संख्या की अनुमति है? तो उसके लिए हमारा क्या होता है, जो ए ऑप्शन में दिया गया है हिज नल और इक्वल टू 0, इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्स एक्सिस में इनपुट मार्क्स सिंबल को क्या अनुमति है? तो वह हमारा होता है सी ऑप्शन में जो दिया गया है ए डिजिट 0 to 9 विथ प्लस माइनस और ये साइन। ठीक है, इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा सत्यापन नियम एक्सिस में नंबर फील्ड के लिए एग्जैक्टली डिजिट की अनुमति देता है? तो वह हमारा होता है सी ऑप्शन में जो सी ऑप्शन में दिया गया है, इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके के क्वेश्चन आप अच्छे से देख लेना और इनको आप रट लेना। अगर आपको समझ में नहीं आता है तो आप इनको अच्छे से देख लेना और इसको आप लिख के याद कर लेना। इस तरीके से आपको सारे क्वेश्चन अच्छे से सॉल्व हो जाएंगे। 34वां क्वेश्चन देखते हैं, जब डेटा 1678.95 एक्सिस में नंबर फॉर्मेट पर सेट होता है तो आउटपुट क्या होगा? इसका हमारा आउटपुट क्या होगा, 1678.95, इसका डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 35वां क्वेश्चन देखते हैं, एक्सिस में निम्नलिखित में से कौन सा एक वैलिड टाइम फॉर्मेट है? तो वैलिड टाइम फॉर्मेट कौन सा है? भाई हमारा ए ऑप्शन में दिया गया है HH MM SS, मतलब पहले घंटा आएगा, फिर मिनट आएगा, उसके बाद सेकंड आएगा, और उसका हम AM या PM जो भी होगा उसको लिख देंगे। तो इसका 35 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, 36वां क्वेश्चन है, राइट द आउटपुट व्हेन द डाटा प्राइमरी की इज सेट टू द नेक्स्ट इन एक्सेस। तो इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा बी ऑप्शन, प्राइमरी की। यहाँ पर आपको बताना है जो टेस्ट होगा इन एक्सेस में वह प्राइमरी की का वह कैसा होगा। तो इसका हमारा प्राइमरी की ऑप्शन बी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, व्हाट इज़ द आउटपुट व्हेन द डाटा फॉरेन की हिज सेट टू द नेक्स्ट फॉर्मेट इन एक्सेस। मतलब एक्सेस में अगर हम आउटपुट क्या होगा इसका, फॉरेन की अगर हम डाटा देते हैं तो इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा, फॉरेन की, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, एक्सेस टेबल के फील्ड में शून्य को स्वीकार नहीं करने का क्या कारण है? तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, फील्ड इज सेट विथ हिज नल और 0। तो इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, OSI मॉडल में कौन सी लेयर नेटवर्क रूटिंग फ्लो कंट्रोल और एरर कंट्रोल फंक्शन करती है? इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा, नेटवर्क लेयर। 40वां क्वेश्चन देखते हैं, IP का पूर्ण रूप क्या है? यहाँ पर आपको IP का फुल फॉर्म पूछा गया है। भाई हमारा IP का फुल फॉर्म क्या होता है, इंटरनेट प्रोटोकॉल। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 41वां क्वेश्चन है, TCP का पूर्ण रूप क्या है? तो यहाँ पर आपको TCP का फुल फॉर्म पूछा गया है जो कि होता है ट्रांसमिशन कंट्रोल प्रोटोकॉल। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 42वां क्वेश्चन है, OSI नेटवर्क मॉडल में लेयर 2 किस लेयर की है? तो लेयर 2 में क्या होता है, ऑप्शन सी में दिया गया है डाटा लिंक लेयर। तो जो लेयर 2 होती है वह डाटा लिंक लेयर के लिए है। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 43वां क्वेश्चन देखते हैं, OSI मॉडल में लेयर 4 किस लेयर की है? तो लेयर 4 क्या होता है, ट्रांसपोर्ट लेयर की होती है। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 44वां क्वेश्चन है, OSI संचार मॉडल में छठवीं लेयर कौन सी है? छठवीं लेयर में क्या होता है, ऑप्शन डी में दिया गया है प्रेजेंटेशन लेयर। तो ये हमारी छठवीं लेयर होती है, इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन है, OSI का संक्षिप्त नाम क्या है? यहाँ पर आपको OSI का फुल फॉर्म पूछा गया है जो हमारा क्या होता है, ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। जिसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 45वां क्वेश्चन देखते हैं, EFT का पूर्ण रूप क्या है? तो EFT का आपको फुल फॉर्म पूछा गया है जो होता है इलेक्ट्रॉनिक फंड ट्रांसफ़र। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 47वां क्वेश्चन है, VAN के लिए कौन सा उदाहरण है? यहाँ आपको VAN का उदाहरण बताया गया है कि इनमें से कौन सा VAN है। तो वह हमारा क्या होता है, ईथरनेट VAN का उदाहरण होता है। 48वां क्वेश्चन है, ADSL का पूर्ण रूप क्या है?
यहाँ पर आपको ADSL का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि होता है एसिमेट्रिकल डिजिटल सब्सक्राइबर लाइन। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 49वां क्वेश्चन है, OSI मॉडल में लेयर 3 कौन सी है? तो OSI जो मॉडल होता है उसकी लेयर 3 में क्या होता है? ए ऑप्शन में दिया गया है नेटवर्क लेयर। जिसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 50वां क्वेश्चन है, किसी भी दो नेटवर्क के सिस्टम के बीच डेटा संचार को समझने के लिए एक संदर्भ उपकरण कौन सा है? तो भाई हमारा क्या होता है? ऑप्शन डी में दिया गया है OSI मॉडल। तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों इस तरीके से हमारे सारे 50 क्वेश्चन कंप्लीट हो चुके हैं। तो आपको अगर एक PDF चाहिए है तो आप PDF डाउनलोड करके यहाँ पर आपको आंसर की भी मिल जाएगी PDF में, तो आप अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों पार्ट 5 में हम क्वेश्चन नंबर 201 से 250 तक सॉल्व करेंगे। तो चलिए देखते हैं हमारा पहला क्वेश्चन है, विभिन्न स्थानों पर स्थित इंटरकनेक्ट कंप्यूटर सिस्टम को क्या कहा जाता है? ए ऑप्शन है इंटरकनेक्ट, बी ऑप्शन है कंप्यूटर लेआउट, सी ऑप्शन है कंप्यूटर नेटवर्क, डी ऑप्शन है कंप्यूटर की कनेक्टिविटी। तो यहाँ पर आपको बताना है कि कौन सा ऑप्शन सही होगा। दोस्तों हमारा आंसर जाने से पहले आप अपना आंसर ज़रूर कमेंट कर देना, ताकि हमको ही पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं। तो यहाँ पर आपको पूछा गया है, विभिन्न स्थानों पर स्थित इंटरकनेक्ट कंप्यूटर सिस्टम को क्या बोलते हैं? कंप्यूटर नेटवर्क बोला जाता है उनको। तो जो हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है, तो पहले क्वेश्चन का हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चलिए देखते हैं हमारा दूसरा क्वेश्चन, PDF का फुल फॉर्म क्या है? दोस्तों आपके ITI के एग्ज़ाम में फुल फॉर्म से संबंधित बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, जो कि हमने आपको पहले पार्ट में भी सॉल्व करा दिए हैं, और जो रह गए होंगे वो हम आपको अगले पार्ट में सॉल्व करा देंगे। तो PDF का फुल फॉर्म होता है पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। जिसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। तीसरा क्वेश्चन है, कैटेगरी 5 UTP केबल में वायर्स के कितने जोड़े होते हैं? तो यहाँ पर आपको कैटेगरी 5 UTP के केबल के बारे में पूछा गया है। इसका मतलब होता है कैटेगरी 5 की अनसील्ड ट्विस्ट पेयर केबल, इसमें कितने जोड़ी वायर होते हैं? तो 4 जोड़ी वायर होते हैं। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। चौथा क्वेश्चन देखते हैं, कैटेगरी 5 UTP केबल द्वारा समर्पित अधिकतम गति क्या है? दोस्तों कैटेगरी 5 की UTP केबल की अधिकतम गति होती है 100 MB पर सेकंड, जो कि आपको सी ऑप्शन दिया गया है। तो 100 MB पर सेकंड इसकी अधिकतम गति होती है, जिसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। पांचवा क्वेश्चन देखते हैं, निम्नलिखित में से कौन सा केबल प्रकाश तरंगों के रूप में संदेश प्रसारित करता है? तो वो हमारा होता है ऑप्टिकल फाइबर केबल होती है, जो हमारे प्रकाश तरंगों के रूप में संदेश को प्रसारित करती है। यह हमारे टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन के सिद्धांत पर कार्य करती है। यह भी आपको याद रखना है। इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो चलिए छठवां क्वेश्चन देखते हैं, ADSI और रेगुलर वॉइस दोनों सेवाओं को एक ही समय में उपयोग करने की अनुमति देने के लिए एक उपभोक्ता की टेलीफोन लाइन में कौन सा उपकरण स्थापित किया गया है? तो भाई हमारा होता है कौन सा? माइक्रो फिल्टर। इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। सातवां क्वेश्चन है, OSI मॉडल की कौन सी लेयर नेटवर्क संस्थानों के बीच डेटा स्थानांतरित करती है? तो OSI का मतलब क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। तो ये मॉडल होता है, इसमें कौन सी लेयर होती है जो नेटवर्क संस्थानों के बीच डेटा को स्थानांतरित करती है? वह हमारी होती है लेयर 4। दोस्तों OSI मॉडल में टोटल 7 लेयर होती हैं, और हर लेयर का एक अलग अलग काम होता है। तो भाई आपको एग्जाम में पूछा जाता है। तो यहाँ पर आपको पूछा गया था कि OSI मॉडल की कौन सी लेयर नेटवर्क संस्थानों के बीच डेटा स्थानांतरित करती है? तो वह हमारी होती है लेयर 4। इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। आठवां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी डिवाइस डेटा लिंक लेयर के साथ कई नेटवर्क सेगमेंट को जोड़ती है? तो वह हमारी होती है ब्रिज। जोड़ने का काम कौन करता है? ब्रिज करता है। जिसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नौवां क्वेश्चन देखते हैं, नेटवर्क के एक पोर्ट से दूसरे में भेजने के दौरान प्राप्त डिजिटल सिग्नल को बढ़ाने या पुनः उत्पन्न करने के लिए किस उपकरण का उपयोग किया जाता है? तो वह हमारा होता है कौन? रिपीटर। इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 10वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सा डिवाइस एनालॉग सिग्नल को डिजिटल सूचना को एनकोड करने के लिए और टेलीफोन नेटवर्क पर प्रसारित जानकारी को डिकोड करने के लिए वाहक सिग्नल की डीमॉड्यूलेट करता है? तो एनालॉग को डिजिटल में कौन बदलता है? भाई हमारा होता है मॉडेम। तो मॉडेम का फुल फॉर्म भी आपको याद रखना है, मॉड्यूलेटर, डीमॉड्यूलेटर। तो 10वें क्वेश्चन का हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 11वां क्वेश्चन देखते हैं, किसी नेटवर्क का उपयोग एक नेटवर्क को दूसरे नेटवर्क से जोड़ने के लिए किया जाता है जो विभिन्न प्रोटोकॉल का उपयोग करता है?
तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा गेटवे। नेटवर्क का उपयोग जो एक नेटवर्क को दूसरे से जोड़ने का काम करता है वह हमारा होता है गेटवे, तो इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 12वां क्वेश्चन देखते हैं, कंप्यूटर नेटवर्क के बीच कौन सा डिवाइस फॉरवर्ड डेटा पैकेट है? तो वह हमारा होता है राउटर, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 13वां क्वेश्चन देखते हैं, स्टैंडर्ड 10/T केबल की गति कितनी है? तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 10/T केबल है, यहाँ पर जो 10 लिखा हुआ है इसी का मतलब होता है इसकी अधिकतम गति कितनी होती है? तो वह हमारी होती है 10 MB/s। Mbps का मतलब होता है MB/s। तो 13वें का हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 14वां क्वेश्चन देखते हैं, 10/FL केबल मानक में किस प्रकार की केबल का उपयोग किया जाता है? तो उसमें हम करते हैं फाइबर ऑप्टिकल केबल का उपयोग करते हैं। इससे संबंधित एक क्वेश्चन हमने और ऊपर सॉल्व किया है फाइबर ऑप्टिकल से संबंधित। तो चलिए अब अगला क्वेश्चन देखते हैं। 15वां क्वेश्चन है, 100/TX केबल की गति कितनी है? तो यहाँ पर हमने आपको 10 केबल का बताया था, वहाँ पर 10 लिखा था, उसका मतलब होता था 10। तो यहाँ पर 100 लिखा हुआ है, तो इसकी अधिकतम गति कितनी होगी? 100 MB/s, जो कि हमारा सी ऑप्शन में दिया गया है। 16वां क्वेश्चन है, अनसील्ड ट्विस्ट पेयर केबलिंग में कैटेगरी 5 के लिए मानक कनेक्टर कौन सा है? तो वह हमारा होता है RJ45। यहाँ पर आपको हमने UTP केबल के बारे में बताया था, उसी से संबंधित एक क्वेश्चन है। RJ45 इसका राइट आंसर हो जाएगा, तो इसका डी ऑप्शन करेक्ट होगा। चलिए 17वां क्वेश्चन देखते हैं, श्रेणीबद्ध UTP केबल में कितने जोड़ी वायर्स होते हैं? तो यहाँ पर आपको कैटेगरी 1 की UTP केबल के बारे में पूछा गया, कितने वायर होते हैं इसमें हमारे होते हैं 1 जोड़ी वायर, मतलब इसका ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। और कैटेगरी 5 में कितने होते हैं? 4 जोड़ी वायर होते हैं, तो इसका 17वें क्वेश्चन का हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 18वां क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी टोपोलॉजी लीनियर बस और स्टार टोपोलॉजी की विशेषताओं को जोड़ती है? तो वह हमारे होते हैं स्टार टोपोलॉजी, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 19वां क्वेश्चन है, OSI मॉडल में कौन सी लेयर एंड यूजर्स के बीच डेटा स्थानांतरित करती है? एंड यूजर्स के बीच डाटा स्थानांतरित करती है, वह हमारी होती है ट्रांसपोर्ट लेयर, इसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। दोस्तों OSI के बारे में हमने आपको बताया था, इसका मतलब क्या होता है? ओपन सिस्टम इंटरकनेक्शन। 20वां क्वेश्चन देखते हैं, OSI मॉडल में अंतिम 3 लेयर का उद्देश्य क्या होता है? तो उसका उद्देश्य क्या होता है? पासिंग ट्रैफिक थ्रू द नेटवर्क टू एन एंड सिस्टम, तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 21वां क्वेश्चन देखते हैं, राउटर संचालित करने वाले OSI मॉडल की कौन सी लेयर है? तो राउटर संचालित करने वाले के लिए कौन सी लेयर होती है? उसकी होती है लेयर 3, इसका बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, क्वेश्चन नंबर 22, OSI नेटवर्क मॉडल की कौन सी लेयर रिपीटर वर्क करती है? तो वह हमारी कौन सी होती है? लेयर 1 रिपीटर वर्क करती है। 23वां क्वेश्चन है, इंटरनेट पर TCP आधारित नेटवर्क पर एक होस्ट से फाइलों को स्थानांतरित करने के लिए उपयोग किया जाने वाला एक स्टैंडर्ड नेटवर्क प्रोटोकॉल कौन सा है? तो वह हमारा होता है FTP, इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, ईमेल से जुड़ी फाइल जो ईमेल प्राप्त करने वाले को भेजी जाती है उसे क्या कहते हैं? तो आप जब ईमेल भेजते हैं किसी को और उसी के साथ में अगर आपको फ़ोटो या डॉक्यूमेंट या कुछ भी भेजना होता है तो हम उसको क्या बोलते हैं? उसको बोलते हैं अटैचमेंट, तो इसका हमारा 24 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 25वां क्वेश्चन देखते हैं, HTML डॉक्यूमेंट में पहला टैग कौन सा है? तो पहला टैग कौन सा होता है? जो सबसे ऊपर लिखा गया है ऑप्शन ए में HTML टैग, ये हमारा सबसे पहला टैग होता है। दोस्तों आप 50 में से कितने क्वेश्चन करेक्ट करते हैं वह भी आप कमेंट में लिख देना, ताकि हमको भी पता चल सके कि आप कितने क्वेश्चन करेक्ट कर पाते हैं। तो उस तरीके से हम आपको आगे क्वेश्चन सॉल्व कराएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बी टैग टेस्ट को बोल्ड बनाता है। टेस्ट को बोल्ड बनाने के लिए किस अन्य HTML टैग का उपयोग किया जाता है? दोस्तों HTML के टैग के बारे में आपको पूछा गया है, तो यहाँ पर जो बी वाला टैग होता है इससे क्या होता है? बोल्ड बन जाता है कोई भी जो टेस्ट लिखा होता है। तो इसके अलावा हम और क्या कर सकते हैं? उसमें हम अगर स्ट्रॉन्ग टैग लगा देते हैं तो इससे भी हमारा जो टेस्ट होता है वह बोल्ड हो जाता है। तो 26वें क्वेश्चन का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, वेब पेज में चित्र प्रदर्शित करने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? तो चित्र प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? इमेज IMG SRC, ऑप्शन सी में जो दिया गया है इसका उपयोग हम करेंगे HTML में चित्र प्रदर्शित करने के लिए। 27वां क्वेश्चन देखते हैं, वेब पेज में चित्र प्रदर्शित करने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है? तो चित्र प्रदर्शित करने के लिए किसका उपयोग करेंगे? इमेज IMG SRC, ऑप्शन सी में जो दिया गया है इसका उपयोग हम करेंगे HTML में चित्र प्रदर्शित करने के लिए।
तो 27 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 28वां क्वेश्चन देखते हैं, HTTP का पूर्ण रूप क्या है। यहाँ पर आपको HTTP का फुल फॉर्म पूछा गया है। इसका फुल फॉर्म होता है हाइपर टेक्स्ट ट्रांसफ़र प्रोटोकॉल। बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 29वां क्वेश्चन देखते हैं, किस HTML टैग में पेज पर हॉरिजॉन्टल रेखा डाली जाती है। तो हॉरिजॉन्टल रेखा डालने के लिए किसका उपयोग करेंगे, HR टैग का उपयोग करेंगे, जो हमारे सी ऑप्शन में दिया गया है। 30वां क्वेश्चन है, CSS का फुल फॉर्म क्या होता है। तो यहाँ पर आपको CSS का फुल फॉर्म पूछा गया है, जो कि होता है कैस्केडिंग स्टाइल शीट। इसका हमारा बी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, सबसे छोटा हेडिंग कौन सा HTML टैग है। दोस्तों H1, H2, H3, H4, H5 ये इस तरीके से हम टैग लगाते हैं। तो जो सबसे छोटा होता है वह होता है हमारा H6। ये हमारा टैग होता है जो सबसे छोटा होता है। तो 31 का ऑप्शन सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेब पते का दूसरा नाम क्या होता है। तो वह हमारा होता है URL, यूनिफॉर्म रिसोर्स लोकेटर। तो हमारे 32 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। 33वां क्वेश्चन है, HTML डॉक्यूमेंट में उपलब्ध दो मुख्य भाग क्या हैं। तो वह हमारा होता है हेड और बॉडी। ये हमारे मुख्य भाग होते हैं HTML में। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTML में कौन सा कैरेक्टर एंड टैग इंगित करने के लिए उपयोग किया जाता है। तो एंड टैग कौन सा होता है हमारा, इसका हमारा बी ऑप्शन में दिया गया है, जो वह हमारा एंड टैग होता है। ये सिंबल लगा देते हैं, तो इससे हमारा ये एंड टैग इंगित करता है। 35वां क्वेश्चन है, HTML कमेंट कौन से सिंबल से शुरू होता है। दोस्तों आपके जो निम्मी के PDF में दिया गया था उसका आंसर ये दिखा रहा था, लेकिन हमारे हिसाब से इसका ऑप्शन भी राइट होना चाहिए। तो आप इसको अच्छे से देख लें इसका क्या ऑप्शन सही है। अभी फ़िलहाल में इसका ऑप्शन ही करेक्ट मानते हैं। HTML कमेंट में कौन से सिंबल से शुरू होते हैं वह हमारे ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, वेब होस्टिंग सर्वर को वेब पेज प्रकाशित करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। तो उसके लिए हम किसका उपयोग करते हैं, कंपोज़र का उपयोग करते हैं। ऑप्शन सी में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, दो सेल को हॉरिजॉन्टल मर्ज करने के लिए टैग के साथ किस एट्रीब्यूट का उपयोग किया जाता है। तो इसके लिए हम क्या करते हैं, ऑप्शन ए कोलस्पेन बराबर 2 इसका उपयोग करते हैं। 37 का ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, HTML में फॉर्म के लिए कौन सा टैग एक चेक बॉक्स बनाता है। तो चेक बॉक्स बनाने के लिए किसका उपयोग करते हैं, इनपुट चेक बॉक्स, जो हमारे बी ऑप्शन में दिया गया है। इसका हमारा राइट आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टेबल में रो जोड़ने के लिए किस HTML टैग का उपयोग किया जाता है। तो हमें अगर टेबल में रो जोड़ना है तो उसके लिए हम क्या करते हैं, एंड टैग का उपयोग करते हैं, जो हमारे ए ऑप्शन में दिया गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, कौन सी HTML टैग का उपयोग डेटा सेल में एक रो को विभाजित करने के लिए किया जाता है। तो रो को विभाजित करने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, ऑप्शन डी में दिया गया है, जो TD एंड TD इसका उपयोग हम करते हैं। तो हमारे 40 का डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, प्रथम पीढ़ी की कंप्यूटर में प्रयोग करते थे। तो जो पहली पीढ़ी के कंप्यूटर होते हैं उसमें किसका उपयोग करते थे, वैक्यूम ट्यूब का उपयोग करते थे। इसका हमारा ए ऑप्शन राइट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन देखते हैं, सही संरेखण के लिए सही H1 टैग कौन सा है। तो सही जो हमारा टैग है वह हमारा कौन सा है, ए ऑप्शन में जो दिया गया है H1 अलाइन राइट, ये हमारा इसका राइट आंसर हो जाएगा। तो 42 का क्या होगा, ऑप्शन ए करेक्ट होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, HTML में फॉर्म का उपयोग क्या है। दोस्तों 43 में आपको फॉर्म का उपयोग पूछा गया है। तो इसका क्या उपयोग होता है, सर्वर को डेटा भेजने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, HTML में फॉर्म का उपयोग करते हैं। तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं, हाइपर लिंक बनाने के लिए सही सिंटेक्स क्या है। तो हाइपर लिंक बनाने के लिए हम किसका उपयोग करते हैं, 44 का सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। जैसे अगर हमको कोई हाइपर लिंक बनानी है निम्मी की, ठीक है, तो इसका हम सी ऑप्शन वाले राइट ऑप्शन का उपयोग करेंगे। इससे हम कोई भी लिंक बना सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, PDF का फुल फॉर्म क्या होता है। दोस्तों ये क्वेश्चन रिपीट हो गया है, इससे पहले भी हमने एक क्वेश्चन को सॉल्व किया है। तो आपको कमेंट में इसका आंसर बताना है। PDF का फुल फॉर्म क्या होता है, पोर्टेबल डॉक्यूमेंट फॉर्मेट। 46वां क्वेश्चन है, बैकग्राउंड रंग जोड़ने के लिए सही HTML टैग कौन सा है। तो बैकग्राउंड में अगर हमको कोई सा भी कलर जोड़ना है, जैसे येलो कलर हमको बैकग्राउंड में जोड़ना है, तो उसके लिए हम कौन से टैग का उपयोग करेंगे। तो उसके लिए हम करते हैं ऑप्शन बी में जो दिया गया है, बॉडी बैकग्राउंड कलर येलो। इसका हम बी ऑप्शन राइट लगाएंगे। 47वां क्वेश्चन है,
आप एक लिंक कैसे जोड़ते हैं जो विजिटर को पेज से ईमेल भेजने की अनुमति देता है? तो भाई हमारा हो जाएगा ऑप्शन ए राइट आंसर हो जाएगा। इससे हम क्या कर सकते हैं, विजिटर को पेज से ईमेल भेजने की अनुमति दे सकते हैं। मेल टू योर एड्रेस, ठीक है, इसको आप याद कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन है 48 नंबर का, बैकग्राउंड इमेज से स्क्रीन छोटा है तो क्या होगा? अगर स्क्रीन छोटा है तो इससे क्या हो जाएगा, इट विल बी रिपीटेड, मतलब वह रिपीट हो जाएगी, जिसका हमारा डी ऑप्शन राइट हो जाएगा। 49 नंबर का क्वेश्चन है, निम्न HTML का आउटपुट क्या होगा? यहाँ पर HTML के टैग दिए गए हैं, इससे क्या बनकर आएगा, क्या इसका आउटपुट होगा, भाई आपको बताना है। तो ऑप्शन सी में जो दिया गया है निम्मी चेन्नई फॉर्मेटिंग, इसका आउटपुट ये होगा, इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। नेक्स्ट देखते हैं, सेल पैडिंग इंक्रीज का अर्थ क्या है? सेल पैडिंग इंक्रीजिंग का मतलब होता है सेल और कॉन्टैक्ट के बीच की दूरी को बढ़ाना, तो इसका हमारा सी ऑप्शन राइट हो जाएगा। तो दोस्तों अगर आपको इसका PDF चाहिए इन सारे क्वेश्चन का, तो आप कमेंट में लिख देना, हम आपको कमेंट में PDF दे देंगे, या तो फिर आप हमारे WhatsApp नंबर पर भी मैसेज कर सकते हैं, हम आपको वहाँ पर इसका PDF प्रोवाइड करा देंगे। इसके PDF के साथ में ये आंसर की है, तो आप इससे अपनी प्रैक्टिस कर सकते हैं। दोस्तों वीडियो पसंद आई हो तो लाइक कर देना, और अगर आपको और भी ITI से संबंधित कोई भी सवाल है आपका, या कोई भी आपको डाउट है, तो आप हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब कर लेना। हम ITI से संबंधित सारी जानकारी शेयर करते रहते हैं। तो चलिए मिलते हैं अगली वीडियो पर, तब तक के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद।